सबसे पहले हम जाएंगे सिलेबस पे और फोकस करेंगे कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट है। मतलब सेम चीज पूछ रहे हैं लेकिन अलग तरीका है। हो सकता है वही चीज आपको एमसीक्यू में पूछ ले, आपको ये देखना है कि क्या पूछा है, इनसाइड पूछा है या आउटसाइड पूछा है, दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आना चाहिए रूल। वो रूल क्या था? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है जो आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हो। तो काफी अच्छे मार्क्स अगर तुम्हें चाहिए और तुम बहुत ऐसे बच्चे हो जिसको ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तुम नहीं कर पाते हो, तो इस केस में आप ये चैप्टर अगर करते हो तो यू कैन गेट अ बूस्ट इन योर मार्क्स। एक्चुअली ये चैप्टर जिसमें न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, टोटली कंसेप्चुअल चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। तो आप बहुत ही ईजिली इस चैप्टर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बूस्ट अप हो जाएगा तुम्हारे लिए, राइट? ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज चेरी यादव और आज के दिन हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं, मतलब आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहले हम जाएंगे सिलेबस पे और फोकस करेंगे कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहां पर आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसका डेफिनेशन क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं और इसको किस तरीके से डायरेक्शन बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे देखने मिलता है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या डायरेक्शन है, ये बातें पता होनी चाहिए। इजी टू रिमेंबर है ना। फिर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं उनका क्या डायरेक्शन है, कैसे शो होती हैं, क्या लूप बनता है, कैसे उनका शेप रहता है, एवरीथिंग अबाउट, ठीक है। अब आते हैं फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड, ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। तो तुम आराम से बैठो, एक बार के लिए सब कुछ हटा के एक ब्लैंक पेपर लेके बैठो और वहां पर हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सीधे सीधे चीजें लिखती जानी है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है दिमाग में लाने की कोशिश करो, किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ तुम्हें देखने मिलेंगी, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे वहां पर, वो करंट कैसे आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, उस वायर से दूर जाओगे तो क्या होगा। एक बार के लिए पूरा पेपर पे तुम लिख दो क्या क्या चीजें लिखनी है। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैसे कनेक्शन बनाओगे, वो पूरा आना चाहिए। उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए जैसे ही करंट ऑन होगा वैसे ही कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, उनको ऑब्जर्व करो। सर्कुलर बन रही हैं, वायर के चारों तरफ बन रही हैं, स्क्वायर शेप में बन रही हैं, कैसी बन रही हैं, ठीक है, तो उनको लिखोगे ऑब्जर्वेशंस। फिर आता है तुम्हारा कंक्लूजन। इसके बाद आता है वो रूल जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि इस वायर के अराउंड है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एक स्ट्रक्चर जो कि आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर और सोलेनॉइड के लिए लिखना है, ठीक है। एक पेपर लेकर आपको पूरा ये चीजें लिख देनी है। तो दैट इज समथिंग जो कि बहुत तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा चीजों को कनेक्ट करने के लिए भी और चीजों को याद रखने के लिए भी, ठीक है। हमारे पास ये आ जाता है पहला सेगमेंट हमारा फिनिश। दूसरा सेगमेंट आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। वो भी तब जब आप क्या कर रहे हो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो वो फोर्स कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे सेटअप बिठाया गया है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और इसके क्या कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशंस हैं। और उसके बाद आता है रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। फिर आता है हमारे पास डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ पे आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें अलग पोर्शन हो गया हमारा, अलग से हमने देख लिया है। लास्ट वाला पार्ट हमारा आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ज्यादातर वायर्स पे बेस्ड है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और ग्रीन वायर, दैट मीन्स अर्थ वायर, है ना। तो यहाँ पे ये जो तीन वायर्स हैं इनका कलर कोडिंग क्या है, फ्यूज कहाँ पे ज्वाइन होता है, ये घर में किस वे में कनेक्टेड होते हैं सभी, उससे इनका मीनिंग क्या होता है, ये कितना फ्रीक्वेंसी का करंट यहाँ पर आता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा इसका पोर्शन है यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि जो
बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं किसी भी सर्किट में, हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल में कनेक्शन है तो क्यू कनेक्शन है, उसका क्या एडवांटेज है, अगर वो सीरीज में होते तो क्या डिसएडवांटेज होता, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। सो ओवरऑल ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा कंसेप्चुअल है, यहाँ पे आपको चीजें याद रखनी है, समझनी है और आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रेंड कि पीछे जो साल गए हैं उनमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं 2023 में यहाँ पर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हैं वे 2 आए हैं। इसमें रिमेंबर ये वाला जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, इसमें आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी जरूर आ सकते हैं। इसमें 1 असर्शन रीजन है एंड 1 MCQ इसमें आया हुआ है एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 में आया है 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है 2025 में। 2025 में अगर आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई चांसेस हैं कि इस चैप्टर से एटलीस्ट 4 या 5 नंबर का पूछा जाए, ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है इसे अच्छे से, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछे जाते हैं और अलग अलग वे में पूछे जाते हैं, मतलब सेम चीज पूछ रहे हैं लेकिन अलग तरीका है। हो सकता है वही चीज आपको MCQ में पूछ ले, या फिर हो सकता है असर्शन रीजन में पूछ लें, या फिर हो सकता है वही चीज आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में, 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं यहाँ पे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हैं, उनको कैसे समझना है। अब पता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जब आप असर्शन रीजन को पढ़ रहे होते हो तो यहाँ पे कई बार वर्ड्स मिस हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से हम गलत आंसर चूज करके आ जाते हैं। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ना है ना। इसका मतलब जो जितनी भी बार आपको ऐसा लगे कि नाउ आई नो द मीनिंग, अब मुझे पता है कि इसका मीनिंग क्या है, तब तक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि एग्जाम में हमको बहुत फोकस्ड रहना है, तो एक अपना प्रैक्टिस बना लो कि असर्शन रीजन को एटलीस्ट 2 बार पहले पढ़ेंगे, फिर हम उसके ऑप्शंस को चूज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट 1 बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। क्या ऐसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होती है? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा याद रखिए ये हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कहीं से ये कट आउट नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट ए हो जाता है गलत। स्टेटमेंट बी कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन बोथ द डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है। वो स्ट्रेंथ कैसे बताती हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास होती हैं तो ये बता रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ पता चल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चल रहा है एंड डायरेक्शन पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से हम कैसे डायरेक्शन पता करेंगे? उस पॉइंट पर, उस कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही हमको क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बिल्कुल सही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्शन और रिलेटिव स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ए हमारा फॉल्स हो गया है, स्टेटमेंट बी हमारा ट्रू हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डन कर दिया, गुड। नेक्स्ट, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव। कहाँ से कहाँ जाती हैं? मैग्नेट के अंदर की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए दिस इज अ मैग्नेट फॉर यू, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जनरली सबको क्या याद रहता है दिमाग में? बिल्कुल क्या एकदम फिक्स चीज है, नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी। ये है आउटसाइड द मैग्नेट, ये है आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। अगर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो ये लाइन वापस यही ज्वाइन हो जाएगी, इसका मतलब इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। आपको ये देखना है कि क्या पूछा है, इनसाइड पूछा है या आउटसाइड पूछा है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन क्या कहता है? कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। कंपास निडल को रख दिया है और करंट फ्लो हो रहा है उस वायर के अंदर, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल डिक्रीजेस when the magnitude of electric current increase। मतलब आप करंट को बढ़ा रहे हो और उसमें डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये दोनों चीजें यहाँ पे इन्होंने अपोजिट लिख दी है, इसी वजह से स्टेटमेंट ए हो गया है इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट,
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और आपने कोई पॉइंट फिक्स कर दिया है, आप यहां देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, करंट को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि हम फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ता जाएगा, है ना, ताकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ द करंट भी इंक्रीज हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से यही स्टेटमेंट आ जाता है कि स्टेटमेंट ए हमारा फॉल्स है और आर हमारा ट्रू है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होगा। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ऑलवेज यूज रफ डायग्राम, है ना। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में राइट हैंड साइड पे लाइंस ड्रॉ करके छोटा सा स्पेस क्रिएट कर लो, वहां लिख दो ऊपर चाहे तो कि दैट्स फॉर रफ वर्क, ठीक है। एंड वहां पर जो भी रफ डायग्राम बना सकते हो, फॉर्मूलाज लिख सकते हो, वट एवर इट इज योर स्पेस टू डू सम, जो भी तुम्हारे दिमाग को क्लियर करने के लिए जो चीजें हैं वहां पे, वो तुम वहां लिख सकते हो। तो ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो और सोच नहीं पा रहे हो तो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर तो हो गया है डी ऑप्शन करेक्ट। चलें आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो कि इस चैप्टर से मिल सकते हैं आपको, यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू द डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको टैप एंड टेस्ट का लिंक मिलेगा, एंड डू दैट। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डू कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन एन एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब बिल्कुल हमने इसे इस तरीके से उसको होल्ड किया हुआ है, वायर है, ठीक है। In order to produce clockwise magnetic field around the conductor, which of the following direction should be the current passed in conductor? तो सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आना चाहिए रूल। वो रूल क्या था? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना। इसमें क्या होता है, जो थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो फिंगर्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब ये वर्टिकल वायर है आपके सामने, ठीक है, वर्टिकल वायर है। तो अब आपको क्या करवाना है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज करानी है। क्लॉकवाइज क्या होता है, बिल्कुल क्लॉक की डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर मुझे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाना है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मेरी फिंगर्स उसी डायरेक्शन में कर्ल होनी चाहिए, तो मेरी फिंगर्स उसी डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब करंट कहाँ जाना चाहिए, टॉप टू बॉटम, है ना। अगर ऐसा होता है तो ही हमें क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, है ना। तो हमारे पास आ जाता है टॉप टू बॉटम। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं, है ना। अगर हमें फोर्स निकालना है किसी भी वायर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसमें करंट दौड़ रहा है, तो वो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक और चीज पूछी जा सकती है, चार्ज्ड पार्टिकल। आपको ये बोला जा सकता है कि ठीक है, देयर इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, अब ये चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, वो इधर मूव कर रहा है, तो अब बताओ फोर्स कहाँ होगा। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। आगे देखते हैं और बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस पूछे गए हैं। थंब प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो सही बात है कि हमारा जो थंब होता है ये फोर्स प्रिडिक्ट करता है। कैसे याद रखोगे तुम, हमेशा क्या रखोगे याद, FBI, ठीक है। कैसे याद रखोगे, FBI, तो तुम्हें डायरेक्शन कौन बताएगा, FBI आके बताएगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे FBI छोटा छोटा लिख सकते हो, तो यू गेट FBI, ठीक है। फोर्स थंब बताएगा तुम्हें, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है थंब। लेकिन यहाँ पे उसने एक और बात लिखी है, कीपिंग दी फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर एट 45 डिग्री टू ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा ये तीनों जो होती हैं वो 90 डिग्री पर होती हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे लिए इनकरेक्ट। थंब प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कीपिंग द थंब फोर फिंगर मिडल फिंगर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, सही, बिल्कुल सही। फोर फिंगर प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये तो यही गलत हो गया। पहली फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, तो ये यही गलत हो गया। फोर फिंगर प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। तो अगर आप रूल्स को अच्छे से जानते हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू इट, चूज कर सकते हो इजी ऑप्शन, बट हमेशा अपने
आईज को खोल के रखना है और माइंडफुल रहना है, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को सिर्फ ये एंगल नहीं देखते तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही टिक करके आ जाते और गलत हो जाता तुम्हारा। तुम्हें हर एक ऑप्शन को क्लियरली पढ़ना है और यहाँ पे देखना है कि क्या ऐसा छोटी से छोटी बात यहाँ लिखी हो सकती है जो गलत आंसर करवा सकती है। ठीक है, ये चीज हमें इस चैप्टर के लिए स्पेशली बहुत ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रूल्स, और वो रूल्स कौन से डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, पहला है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या बताता है? आपको ये बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये चीज हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मिलती है ना। तो ये हमें मिलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारा ए जो है वो थर्ड से मिल जाएगा। ठीक है, ए थर्ड हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये कैंसिल हो गया। अब देखो, कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसी बात आ जाएगी जो आप नहीं जानते हैं, जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये हमें नहीं आता है अभी। ठीक है, ये पहले था, अब सिलेबस से कट हो गया है। ठीक है, तो इस केस में तुमको क्या करना होगा, इस केस में या तो वो तुम्हें नहीं देंगे, या फिर इफ दे समहाउ मेंशन, किसी ऐसे वे में उन्होंने मेंशन कर दिया है तो तुम्हें इसे छोड़ के इस पर ध्यान देना है। ये तो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल क्या बताता था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। करेक्ट, तो अब ये अगर हम देख लेते हैं विच इज सेकेंड, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो भी बचा होगा वो फर्स्ट के लिए कनेक्टेड है। ऐसे करके तुम इसमें बता सकते हो। जनरली ये सब चीजें मैच द कॉलम में आ सकती हैं। ठीक है, तो तुम्हें बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो हमारे पास अभी क्या आ जाता है, सी का सेकंड आ रहा है, ए का थर्ड आ रहा है एंड बी का फर्स्ट आ रहा है। तो सी ऑप्शन इसी वे में हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार अगर एमसीक्यू है, अगर मैच द कॉलम है और तुम्हें कोई चीज ऐसी है जो दिमाग में आ नहीं रही है कि व्हाट टू डू, हमें नहीं पता ये क्या चीज है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम फर्स्ट और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको कनेक्ट करो, ताकि जो नहीं आता वो अपने आप अपने सही आंसर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि अगर तुम थोड़े से भी अवेयर हो और शांत हो तो तुम क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। नहीं आते हुए क्वेश्चन में भी तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये किससे रिलेटेड था, अगर आप तुम शांत रहोगे तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं आता, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एग्जाम के वक्त शांत रहने की कोशिश करना है। तो देयर इज अ टिप जो तुम्हें अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वो क्या, हमेशा ये कोशिश करो कि जब आप पढ़ने बैठो कम से कम 10 AM to 1 PM, इसको तो जरूर प्रैक्टिस करो। 10 AM to 1 PM पढ़ने की हैबिट बिठा लो कि इस दौरान मेरा माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, मैं पीसफुल रहना चाहिए और यहाँ पे ये बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए 10 AM to 1 PM। दिस इज अ मस्ट। अगर तुम ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम टाइम पे तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तभी भी तुम क्या कर रहे हो, इसी टाइम इंटरवल में फोकस कर रहे हो। दैट इज वाई। ठीक है, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटॉन कैन बी चेंज्ड व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। क्या उसका मास चेंज हो जाएगा, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्या उसके ऊपर चार्ज चेंज हो जाएगा, या फिर उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मास, चार्ज, शेप, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज है जो वो वेलोसिटी है जो चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन उसको फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रहा है या फिर वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम वेलोसिटी को चेंज मान सकते हैं, यस इट कैन चेंज। बाकी जो मास, शेप और जो चार्ज है वो इस फोर्स से अफेक्ट नहीं होने वाले। ओके, नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट and gets deflected towards north by magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ना, दो तरीके के पार्टिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं, या तो अल्फा पार्टिकल पूछा जाएगा या तो आपको पूछा जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकता है। मतलब कुछ प्लस चार्ज पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं या तो कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पूछे जा सकते हैं। अब अगर प्लस चार्ज बोला गया है, अल्फा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल
पॉजिटिव है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम करंट को बोलेंगे कि हाँ उसी डायरेक्शन में करंट है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। ठीक है, तो बस इन दो बातों का तुम्हें ध्यान रखना है जब कभी भी चार्ज पार्टिकल की बात हो रही होगी, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट की बात हो गई है तो क्या कर लेना है, फटाफट से एक छोटा सा प्लस बना लेना है। अगर हमने एक प्लस बना लिया है, यहाँ पे लिख दिया है ईस्ट, यहाँ पे लिख दिया है वेस्ट, यहाँ पे लिख दिया है नॉर्थ, यहाँ पे लिख दिया है साउथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो FBI था उसमें से जो आई है, मिडिल फिंगर हमें आई बताती है, तो ये जो आई है ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ, मतलब फोर्स लग गया नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो करंट हमारा जा रहा है वेस्ट, फोर्स हमारा जा रहा है नॉर्थ की तरफ ऊपर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, यानी कि इस प्लेन से बाहर, अप, है ना। तो हमारे पास आता है ये अपवर्ड डायरेक्शन जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। ये चीजें तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसी क्वेश्चंस में, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तब तुम बहुत इजीली और फ्लॉलेसली एग्जाम में कर पाओगे। सो फॉर दिस क्या करना है, आपको टैप एंड टेस्ट पे जाना है और ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कि कैसे आप राइट हैंड थंब रूल, फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इन सब रूल्स को लगाकर मैग्नेटिक फील्ड की करेक्ट डायरेक्शन पता कर पाओ। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में वो बहुत आपको हेल्पफुल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रॉम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसमें असर्शन और रीजन पूछा गया है। लेट्स चेक इट आउट। असर्शन बोलता है ऑल द अप्लायंसेस इन द डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सारे अप्लायंसेस हम हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए होते हैं हर एक अप्लायंस के लिए डिफरेंट करंट। वो कैसे पॉसिबल होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन से पॉसिबल होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। रीजन यहाँ पे क्या बोला गया है, करंट फ्लोज इन अ सिंगल चैनल इन अ सीरीज सर्किट वेयर एज इट फ्लोज इन इंडिपेंडेंट पाथ इन अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में करंट को अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं जाने के लिए, है ना। तो वो खुद को डिवाइड कर लेता है अकॉर्डिंगली और फिर उन रास्तों से चला जाता है। लेकिन अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे करंट की एक ही वैल्यू रहेगी और वो सेम करंट सभी अप्लायंसेस से जाएगा, है ना। यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस को अगर कम करंट चाहिए होगा तो भी उसमें ज्यादा करंट ही जा रहा है, फ्लो कर रहा है। तो दिस मीन्स कि वहां पर उसके डिस्ट्रॉय होने के या उस अप्लायंस के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। दैट इज वाई कि ये जो रीजन है बोला जा रहा है ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है और ये इस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कि बोथ असर्शन रीजन करेक्ट, और ये जो असर्शन है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है थ्रू रीजन, बिल्कुल करेक्टली, है ना। तो हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिल सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए गो टू द डिस्क्रिप्शन, टैप एंड टेस्ट में जाएं एंड वहां पे जाके यू कैन प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फिनिश होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहिए एंड अगर कोई और क्वेश्चन आपको आता है जो आपको ऐसा लगता है कि यू नीड हेल्प इन दैट, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी।